नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शादी या समझौता। आज इतने दिन बाद मेरी याद भला कैसे आई तुम्हें। गाढ़े आसमानी रंग का टाइट टॉप पहने हुए एक लड़की ने अपने गले से चिपके हुए एक लड़के के कानों में बुदबुदाते हुए कहा। रूम की डिम लाइट के बावजूद उस लड़के का गठीला और गोरा बदन चमक रहा था। वो शख्स उस लड़की की बातों को कुछ इस तरह से इग्नोर कर रहा था जैसे मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो लगातार उस लड़की के गले और होठों को अपनी आंख बंद किए हुए चूमे जा रहा था और अपनी ही मस्ती में था। लड़की बोली, अरे आराम से, मैं यहीं हूँ। अभी तो पूरी रात पड़ी है, ऐसी भी क्या बेताबी है। लड़की ने उस लड़के की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। लड़की के इतना कहने के बावजूद वो लड़का इतनी जल्दी में था मानो आज ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो। फिर उस लड़के ने अपने फ़ोन की तरफ एक नज़र डाली और फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन कुछ ही पल में वो उठ खड़ा हुआ और फिर फ़ोन अपने हाथ में लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। मोहित, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? उस लड़की ने खुद को सफ़ेद चादर के बीच समेटते हुए कहा। कहीं नहीं, आज की मीटिंग डन। गुड नाइट, फिर मिलेंगे। मोहित ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा और फिर एक सेकंड में कमरे से बाहर निकल गया। हाँ अंकल, बोलिए, क्या हुआ? लड़की का कुछ इंतजाम हुआ? मोहित ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा और होटल से अपनी हवेली के लिए निकल पड़ा। वह अंकल कहने लगे, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से अधेड़ उम्र के मोहन अंकल की आवाज़ सुनाई पड़ी। कोशिश नहीं अंकल, रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका बचा है सब कुछ बचाने का। मोहित ने थोड़ा पैनिक होते हुए कहा और वह बहुत घबरा भी रहा था। मोहित को यूं परेशान देखकर मोहन अंकल को मोहित का वो मासूम चेहरा याद आ गया जो उन्होंने आज से तकरीबन 22 साल पहले उसकी माँ की मौत पर देखा था। मोहन अंकल की आंखों के सामने से वो दृश्य आज भी नहीं हटता है जब 9 साल का मोहित अपनी माँ की लाश के सामने अपनी छोटी बहन कविता को गोद में लेकर खड़ा था। माँ की मौत ने मोहित की जिंदगी बदल कर रख दी थी। हंसता खेलता मोहित उस घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। माँ के जाने के बाद उसके पिता रघुनाथ जी को इतना गहरा सदमा लगा कि वो आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए। अंकल, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मोहित ने फ़ोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा। मोहित की आवाज़ सुनकर मोहन अंकल कहने लगे, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। मोहित की आवाज़ ने मोहन अंकल को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल कर पटक दिया। दादाजी कैसे हैं? वो ठीक तो हैं? उन्होंने तुम्हें अचानक दिल्ली क्यों बुलाया था? मोहन अंकल ने तुरंत ही मोहित से सवाल किया। दादाजी ने ये बताने के लिए बुलाया था कि अगर एक हफ्ते के भीतर मैंने शादी नहीं की तो फिर वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी भानु के नाम कर देंगे। क्या? मोहन अंकल ने चौंकते हुए कहा। हाँ, तो फाइनली अगर अपनी कंपनी और घर बचाना है तो 2 हफ्ते के भीतर मुझे शादी करनी होगी। मोहित ने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम अगर किसी एक लड़की के साथ सीरियस होते तो आज ये सब प्रॉब्लम ही ना होती। मोहन अंकल ने थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अंकल, मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे शादी करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है। भरत अंकल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो मोहित की बात अच्छे से समझ गए थे कि मोहित क्या कहना चाहता है।
वह किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। उसे एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी, ना कि किसी के भी साथ चल देने वाली लड़की। 28 साल का मोहित के भीतर हर वो क्वालिटी थी जो कोई भी लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में देखना चाहती है। 5 फुट 8 इंच की लंबाई, बड़ी बड़ी और हल्की भूरी आंखें और उन आंखों पर हल्के लेंस वाला चश्मा जो कि उसकी गंभीरता और समझदारी को बखूबी बयान करता था। और मोहित एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था जिसे कोई भी लड़की देखते ही उस पर फिदा हो जाती थी। मोहित का साथ पाने के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाती थी। महज 28 साल की उम्र में ही मोहित ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो बाकी लोग शायद ताउम्र भी हासिल नहीं कर पाते। वो किसी भी हालत में अपने पापा की बनाई हुई इस कंपनी को डूबने नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये न सिर्फ उसके पापा का बल्कि उसका भी गुरूर था जिसे वह हर कीमत पर बचाना चाहता था। लेकिन लड़कियों के मामले में मोहित की किस्मत थोड़ी खराब रही है। आज तक उसे सिर्फ उसके पैसे से प्यार करने वाली लड़कियां ही मिली है और इसलिए मोहित अब लड़कियों को सिर्फ पैसे से नाचने वाली कठपुतली समझता है। ये बात उसके अंकल मोहन जी भी बहुत अच्छे से जानते थे। अगले दिन सुबह उठते ही वो यहाँ से बरेली के लिए निकल गया। हवेली से दिल्ली से एयरपोर्ट के रास्ते के बीच अचानक से उसका फ़ोन बज उठा। हेलो अंकल, क्या हुआ? मोहित, वो बैंक की टीम ऑफिस में आई हुई है, वो लास्ट वार्निंग पेपर लेकर आए हैं। मोहन, अंकल ने घबराते हुए कहा। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर 2 हफ्ते के अंदर 200 करोड़ नहीं रिटर्न किए तो तुम्हारी कंपनी हमारी हो जाएगी और सब कुछ भी। उनको किसी तरह से समझाइए कि मैं 2 हफ्ते में सारे पैसे चुका दूंगा। मोहित ने लंबी सांस छोड़ते हुए जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। कभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने, अरे अरे, अंधी है क्या? मोहित ने अचानक से गाड़ी का इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए कहा। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलकर वो होटल रोज एंड क्राउन की तरफ जा रहा था, जहां पर उसकी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी। मोहित तुरंत गाड़ी का विंडो नीचे करके बाहर रोड की तरफ उत्तेजित होकर देखने लगा। सामने एक लड़की एक बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें रोड क्रॉस करवा रही थी। अरे पागल हो क्या, दिखाई नहीं पड़ता? मोहित ने उस लड़की की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा। तब जाकर उस लड़की ने पलटकर मोहित की तरफ देखते हुए ट्रैफिक लाइट की तरफ इशारा किया। मोहित ने ऊपर देखा तो लाइट रेड थी और उसके अगल बगल भी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। मोहित चुपचाप सीट पर वापस बैठ गया और उस लड़की की तरफ ध्यान से देखने लगा। उस लड़की ने गाढ़े बैंगनी रंग के सूट के साथ सफ़ेद रंग का दुपट्टा अपने कंधों पर रखा हुआ था। कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर लाल रंग की गोल बिंदी और आंखों में हल्का काजल। चेहरे पर बेहद खूबसूरत सी इस मुस्कान और ऐसी संतुष्टि झलक रही थी कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। मोहित एक टक उस लड़की की ओर देखने लगा। उसके चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो चुकी थी। उसकी जगह पर अब एक संतुष्टि वाली मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। वो तब तक उस लड़की को देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। तभी पीछे से लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओए आगे चलना, इधर जाम लगाएगा क्या? अचानक से किसी आदमी ने गाड़ी के विंडो पर नॉक करते हुए कहा। अब जाकर मोहित वास्तविक दुनिया में वापस आया और उसने एक्सीलेटर पर जोर देते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दिया। उस लड़की के बारे में सोचते सोचते मोहित होटल रोज एंड क्राउन पहुंच गया। मोहित कार पार्क कर ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक बीप की आवाज़ हुई। मोहित ने फ़ोन चेक किया तो मैसेज देखते ही उसके चेहरे का रंग उतर गया। ये मैसेज अनीता की तरफ से था, क्योंकि उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी।
अपने फ़ोन पर आए हुए इस मैसेज को देखते ही मोहित ने तुरंत उसको कॉल किया, लेकिन उसने मोहित का फ़ोन नहीं उठाया। आह, हे भगवान, अब क्या होगा? ओह, मोहित ने गुस्से से चीखते हुए अपना हाथ गाड़ी की स्टीयरिंग पर दे मारा। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मोहित ने निराश होकर वापस लौटने के लिए गाड़ी घुमाई ही थी कि अचानक से उसकी नज़र एक छोटे से बार पर पड़ी और उसने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी बार के सामने लगा दी। उसने अपने सिर पर कैप लगा लिया ताकि वहाँ कोई उसे पहचान ना सके। मोहित क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, इसलिए मोहित इस तरह के बार में पहली बार आया था और उसे टेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का सवाल था। वो चुपचाप एक खाली टेबल पर बैठ गया और टेंशन में उसने वेटर को ड्रिंक लाने का इशारा कर दिया। अभी उसने ड्रिंक का एक सिप लिया ही था कि तभी उसकी कुर्सी से ठोकर खाकर एक लड़की जमीन पर गिरने लगी। मोहित ने झट से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसे गिरने से बचा लिया। ओह, लगी तो नहीं? मोहित ने उसे संभालते हुए सवाल किया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, उस लड़की ने मोहित की ओर देखते हुए जवाब दिया और फिर वो अपने पैर से बाहर निकली हील वाली सैंडल को फिर से पहनने की कोशिश में लग गई। मोहित हैरान होकर उस लड़की की ओर देखने लगा। ये तो वही ट्रैफिक लाइट वाली लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखों का हल्का काजल चटक रंग में तब्दील हो चुका था। बैंगनी रंग के सूट की जगह अब उसने काले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और उसकी पलकें भी नीले रंग में रंगी हुई थी। एक बार के लिए तो मोहित को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और वह सोचने लगा कि क्या यह वही लड़की है जो उसने उस बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाते हुए देखी थी। मोहित को अपनी नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही था कि ये वही लड़की है जिसे मोहित ने ट्रैफिक सिग्नल के पास देखा था। चल जल्दी, इससे पहले कि मोहित उससे कुछ सवाल जवाब कर पाता, वहाँ मौजूद दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ खींचते हुए कहा। कुछ ही देर में वो लड़की स्टेज पर जाकर नाचने लगी। ड्रिंक करते वक्त बीच बीच में मोहित अपनी नज़रों को उसकी तरफ जाने से नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद एक लड़का उस लड़की के साथ नाचने लगा। मोहित ने बेफिक्री से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नाचते हुए उस लड़के ने मौका पाकर अपना हाथ उस लड़की की कमर पर रख दिया। वो लड़की चौंक उठी और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। छोड़िए मेरा हाथ, प्लीज छोड़िए ना, अर्पिता ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अरे बेबी, तुम यहाँ हमारा मन बहलाने के लिए ही तो आई हो, फिर शर्माना कैसा? अगर इतनी ही शर्मा रही है तो चुपचाप खड़ी रहो, हमें जो करना होगा हम खुद कर लेंगे। दो लड़के जबरदस्ती अर्पिता को घेरे हुए थे। आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, छोड़िए मुझे। अर्पिता घबराते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर उन दोनों लड़कों पर जवानी का नशा चढ़ा हुआ था। छोटे छोटे कपड़े पहनकर बार में डांस कर रही हो तो कोई सती सावित्री तो होगी नहीं, फिर इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है? अगर ज़्यादा पैसे चाहिए तो बोल, हम अभी दे देते हैं। अर्पिता गांव से आई एक सीधी सादी सी लड़की है जो इस नए शहर में बिल्कुल अकेली है। पैसे कमाने की मजबूरी में आज ये सब झेलना पड़ रहा है। अर्पिता अपना हाथ झटक कर पीछे हट जाती है और हड़बड़ाहट में वो वेटर से टकरा जाती है। वेटर के हाथ से ड्रिंक की ट्रे गिरने की वजह से वहाँ मौजूद हर शख्स का ध्यान अर्पिता पर चला जाता है। अर्पिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बार मैनेजर ने जाकर बड़ी बेरहमी से अर्पिता की गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी
पहले ही दिन आई है और आज ही इतना नुकसान कर दिया। जितनी तेरी पगार नहीं उससे ज़्यादा का तो नुकसान कर दिया तूने। चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैनेजर अर्पिता को धक्के मारकर बार से बाहर निकालता, बीच में शहर का जाना माना बिजनेसमैन मोहित सिंह आ जाता है और अर्पिता की बेइज्जती का बदला मैनेजर को थप्पड़ मार कर लेता है। मोहित, जिसके लिए लड़कियां सिर्फ पैसे पर नाचने वाली कठपुतली है, जो हर रात अलग अलग लड़कियों के साथ बिताता है, वो अचानक से अर्पिता के लिए इतना नरम दिल कैसे हो गया? क्या मोहित को पहली नज़र में अर्पिता से प्यार हो गया है या उसका इरादा कुछ और ही है? मोहित को अपनी नज़रों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच यही था कि ये वही लड़की है जिसको मोहित ने ट्रैफिक सिग्नल के पास देखा था। चल जल्दी, इससे पहले कि मोहित उससे कुछ सवाल जवाब कर पाता, वहाँ मौजूद दूसरी लड़की ने उसका हाथ पकड़ के उसे आगे की तरफ खींचते हुए कहा। कुछ ही देर में वो लड़की स्टेज पर जाकर नाचने लगी। ड्रिंक करते वक्त बीच बीच में मोहित अपनी नज़रों को उसकी तरफ जाने से नहीं रोक पा रहा था। कुछ देर बाद एक लड़का उस लड़की के साथ नाचने लगा। मोहित ने बेफिक्री से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। नाचते हुए उस लड़के ने मौका पाकर अपना हाथ उस लड़की की कमर पर रख दिया। वो लड़की चौंक उठी और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। पीछे होते ही वो वेटर से टकराई और फिर वहाँ कुछ टूटने फूटने की तेज आवाज़ गूंज उठी। इसके साथ ही म्यूजिक भी तुरंत बंद हो गया। सबकी नज़रें डांस फ्लोर की तरफ थी। वहाँ पर चारों तरफ वाइन की कुछ टूटी हुई बोतलें और टूटे हुए कांच के गिलास पड़े हुए थे और साइड में वो ही ट्रैफिक लाइट वाली लड़की गिरी पड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बार मैनेजर ने जाकर बड़ी बेरहमी से उस लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अभी पहले ही दिन आई है और आज ही इतना नुकसान कर दिया। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती हैं काम मांगने के लिए, और जब इनको काम मिल जाता है तो काम को अच्छे से करती भी नहीं है। मेरा कितना नुकसान कर दिया है, जितनी तेरी पगार नहीं उससे ज़्यादा का तो नुकसान कर दिया तूने। चल निकल यहाँ से, जाहिल गंवार कहीं की। उस बार के मालिक ने उसे बड़ी ही बेरहमी से बाहर निकल जाने को कहा। बाहर चल, तेरे जैसी लड़कियों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बार मैनेजर उसे लेकर बार के गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके ठीक सामने मोहित आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, कितने पैसे हुए तेरे? मोहित ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए बार के मालिक से सवाल किया। मतलब कितने पैसे हुए बोल, और हाथ छोड़ उसका। मोहित ने सख्त लहजे में सवाल किया। 10,000। बार मैनेजर ने लड़की का हाथ छोड़ते हुए जवाब दिया। जाओ तुम, मोहित ने उस लड़की की ओर देखते हुए कहा और फिर उसने अपना कार्ड निकालकर बार अटेंडेंट को थमाते हुए पेमेंट करने के लिए इशारा किया। सारे लोग बड़ी हैरत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस शख्स का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है और वो क्यों उसकी गलती की भरपाई कर रहा है। थोड़ी ही देर में अटेंडेंट ने आकर मोहित को कार्ड वापस कर दिया। मोहित ने कार्ड अपने वॉलेट में रखने के बाद बार मैनेजर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब हिसाब बराबर। और सुन, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। इतना कहकर मोहित वहां से तुरंत बाहर निकल गया। अब तक रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। मोहित बाहर पार्किंग एरिया में पहुंचकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। थैंक यू। अभी मोहित अपनी गाड़ी के करीब ही पहुंचा था कि उसके सामने वो लड़की आकर खड़ी हो गई। थैंक यू किस बात के लिए? चुपचाप थप्पड़ खा लेने के लिए। तुम लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार एंड टाइम पर तुम्हें कोई हीरो बचाने आएगा? गलती कर दी मैंने मदद करके, मोहित ने चिढ़ते हुए कहा। वह लड़की मोहित का यह रूप देखकर हैरान रह गई थी। कुछ पल पहले उसकी मदद करने वाला आदमी
अब पूरी तरह से बदल गया था। इसी बीच अचानक मोहित के हाथ से गाड़ी की चाबी छूटकर जमीन पर गिर गई। फिर उस लड़की ने तुरंत ही चाबी उठाकर उसके हाथ पर रखते हुए कहा, ये लीजिए, हम चलते हैं। वह लड़की धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। काफी रात हो चुकी थी, उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। मोहित कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा ही था कि तभी 4 बाइक पर सवार लड़के उस लड़की को परेशान करने के लिए जोर जोर से गाना गाते हुए उसके आसपास मंडराने लगे। उस लड़की को कुछ समझ में नहीं आया और वह एकदम से मोहित की कार के सामने आकर खड़ी हो गई। मोहित ने एकदम से कार में ब्रेक लगा दिए। वह लड़की जल्दी से जाकर कार में मोहित की बगल में बैठ गई। मोहित ने चुपचाप कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर तक गाड़ी में यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। वो लड़की चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। मोहित भी चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। बीच बीच में वो तिरछी नजरों से उस लड़की की तरफ देखे जा रहा था। काले रंग की शॉर्ट ड्रेस में वो लड़की शायद काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो बार बार अपने हाथों से अपनी ड्रेस नीचे खींचते हुए पैरों को छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। खींचने से कपड़े बड़े नहीं हो जाएंगे, इतनी ही दिक्कत थी तो ऐसे कपड़े पहने ही क्यों? मोहित ने चिढ़ते हुए कहा, आप जिंदगी में सब कुछ अपने मन से करते हैं क्या? उस लड़की ने मोहित की ओर एक नजर देखते हुए सवाल किया और फिर वो सामने रोड की तरफ देखने लगी। नहीं, हाँ, नहीं हूँ, मोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। असल में मोहित के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सामने रोड की तरफ देखते हुए गाड़ी ड्राइव करने लग गया। मोहित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब उससे आगे क्या बोले। लगातार उसके मन में उस लड़की की कही हुई आखिरी बात गूंज रही थी, यहीं उतरना है हमें। हाँ, अच्छा। मोहित ने तुरंत ही गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। 1 मिनट, मैं मोहित सिंह और तुम। मोहित ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर उसकी तरफ देखने लगा। वह लड़की चुपचाप गाड़ी से उतर गई और फिर धीरे से बोली, मैं अर्पिता। इतना कहकर और वो मुड़कर पीछे की तरफ चली गई। कार के साइड वाले मिरर से मोहित उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसने देखा कि अर्पिता सड़क के किनारे पर एक छोटी सी गली में चलती जा रही थी। वो शायद इधर के ही एरिया में रहती थी। उसके चले जाने के बाद मोहित गाड़ी की स्टीयरिंग को यू टर्न घुमाते हुए घर की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। अभी वो घर पहुंचने ही वाला था कि अचानक से उसकी नज़र बगल सीट पर पड़ी। वहां पर एक झुमका गिरा हुआ था। मोहित ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये झुमका अर्पिता का ही है, जो शायद ढीला होकर उसके कान से गिर गया था। मोहित ने मुस्कुराते हुए उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। मोहित अब अपने घर पहुंच चुका था। यह कुछ किस्मत का नक्शन था या कुछ और, चलो जानते हैं। उसके बाद मोहित जब घर पहुंचा तब तक सब लोग सो चुके थे। वह सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। भैया, खाना गरम कर दूं? घर की सर्वेंट मधु ने मोहित को रोकते हुए कहा। नहीं, मैंने खाना खा लिया है। सुनो, वो खुशी ने खाना खाया? मोहित ने तुरंत ही पीछे मुड़कर सवाल किया। जी, खा लिया, मधु ने जवाब दिया। अच्छा, ठीक है। मोहित अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और वहां पहुंचकर अपने बेड पर लेट गया। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर मोहित ने जब अपना लैपटॉप खोला तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर अनगिनत लोगों के मैसेजेस और उसकी आईडी पर भी अनगिनत ईमेल्स पड़े हुए थे। मोहित को समझ पाता कि तभी वहां मोहन अंकल भागते हुए पहुंच गए। वो काफी घबराए हुए नजर आ रहे थे। ये सब क्या है मोहित? क्या किया है तुमने? इतना कहते हुए मोहन अंकल ने मोहित के हाथ में अपना फोन पकड़ा दिया। मोहित ने आश्चर्य भरी नजरों से मोहन अंकल की ओर देखते हुए उनके हाथ से फोन ले लिया और वह फोन में चल रहे वीडियो को देखकर हैरान रह गया। उस दिन बार में जो कुछ भी हुआ था उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था
और हर तरफ लोग उसे काफ़ी भला बुरा कह रहे थे। कोई उसे गुंडा, तो कोई शराबी, तो कोई यहाँ तक कह रहा था कि मोहित अपने पैसे के घमंड में लोगों को पीट रहा है। अरे छोड़ो अंकल, कोई बात नहीं, छोड़िए ये सब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बस, मोहित ने फोन वापस टेबल पर रखते हुए कहा। हालांकि अब उसे समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने सारे लोगों के मैसेजेस क्यों आ रहे थे। वहाँ हुआ क्या था? तुमने उस बार मैनेजर को थप्पड़ क्यों मारा? मोहन अंकल ने परेशान होते हुए सवाल किया। एक तो कंपनी की हालत वैसे भी ठीक नहीं है और इस समय तुम्हारी इमेज खराब होना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मोहित थप्पड़ नहीं मारता तो क्या करता? औरों की तरह बैठकर उसकी हरकतें देखता रहता। मोहित ने एक लाइन में जवाब देते हुए कहा, ये सब छोड़िए, आप ये बताओ शादी के लिए कोई लड़की मिली क्या? मोहित ने तुरंत सवाल किया। नहीं, अभी नहीं मिली। मोहन अंकल ने हल्की सांस छोड़ते हुए जवाब दिया। 2 लड़कियां आज तुमसे मिलने को तैयार थी, लेकिन ये वीडियो वायरल होने की वजह से उन दोनों ने आने से मना कर दिया। फिर अब? मोहित ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। अब आगे का क्या सोचा है? अब हमारे पास सिर्फ राधिका का ऑप्शन है। वो रेडी है। मोहन अंकल ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा। राधिका? मोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसे कैसे पता चला कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ? पता नहीं, लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोहन अंकल ने मोहित को समझाते हुए कहा। अभी तो तुम बस उससे मिलकर ये सब प्रॉब्लम खत्म करो। मैंने उससे कह दिया है कि तुम उससे मिलने के लिए रेडी हो। मोहन अंकल ने अपना सिर नीचे करते हुए जवाब दिया। लेकिन अंकल, मैं मुझे नहीं मिलना उससे। अरे बेटा, मिल लो ना। राधिका को तुम पहले से जानते हो मोहित। अभी हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है और वो शादी के लिए रेडी है। मोहन अंकल ने मोहित को समझाते हुए कहा। उसे पहले से जानता हूँ, इसलिए तो नहीं मिलना। मोहित ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मिल लूँगा मैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप उसे पहले से ही समझा देना। मुझसे कोई बकवास न करे बस, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने उससे पहले ही कह दिया है। बस तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। अभी हमें जरूरत है उसकी, समझो इस बात को। मोहन अंकल ने मोहित को समझाते हुए कहा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, राधिका जैसी लड़की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपके कहने पर उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं शादी अपनी मुश्किल कम करने के लिए करना चाहता हूँ, ना कि बढ़ाने के लिए, जबकि राधिका खुद में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मोहित ने मोहन अंकल की ओर देखते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैंने कैफे में तुम दोनों के लिए शाम 8 बजे टेबल बुक करवा दिया है। मोहन अंकल ने मोहित की ओर देखते हुए कहा। ओके, मोहित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद मोहन अंकल वहां से बाहर निकल गए। दरअसल राधिका मोहित की एक्स गर्लफ्रेंड थी। 4 महीने के रिलेशनशिप में ही मोहित को इतना समझ में आ गया था कि राधिका मोहित को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। ऐसे में उसने खुद को राधिका से अलग कर लिया। शाम ठीक 8 बजे मोहित कैफे पहुंच गया, जबकि वहां राधिका पहले से मौजूद थी। आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए मोहित से कहा। एक बार के लिए मोहित उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उसके सामने चेयर पर बैठ गया। कहा था ना मैंने, मेरे बिना तुम कभी खुश नहीं रह सकते। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मोहित ने अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए सवाल किया। तो राधिका दोबारा से बोली, यही कि अब तुम्हारी डूबती कंपनी को मेरे अलावा कोई और नहीं बचा सकता। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह, इतनी बड़ी गलतफहमी। शाबाश। मोहित ने राधिका को गुस्से से घूरते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे जैसी लड़की ऐसी बात ही बोल सकती है। वैसे एक बात तुम भूल रही हो कि यहाँ पर तुमने मुझे बुलाया है। तुम कभी नहीं बदल सकती। गलती मेरी ही है जो मैं तुमसे मिलने चला आया।
मोहित ने अपने दांत पीसते हुए राधिका को जवाब दिया और फिर वहां से जाने लगा। मोहित, रुको रुको, सुनो तो। राधिका ने मोहित को रोकने की कोशिश की तो मोहित ने उसकी तरफ पलटकर अपने दांत पीसते हुए कहा, एक बात और, ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो कि मोहित सिंह कभी तुम जैसी लड़की के आगे झुकेगा। मोहित ने गुस्से में उत्तेजित होकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अभी वो महज कुछ दूर ही चला था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। मोहित ने जेब से फोन बाहर निकाला तो अचानक से एक झुमका नीचे गाड़ी में गिर गया। झुमके को देखकर मोहित ने गाड़ी को रोड के किनारे लगा दिया और फिर उसने फोन पर नजर डाली तो पता चला कि उसे राधिका लगातार कॉल कर रही थी। लेकिन मोहित ने गुस्से से कॉल कट कर के फोन साइड वाली सीट पर फेंक दिया और फिर झुमके को अपने हाथ में उठाकर देखने लगा। उसका ध्यान बाहर रोड की तरफ गया तो उसे एहसास हुआ कि इस टाइम वो उसी जगह पर खड़ा है जहां उसने कुछ दिन पहले अर्पिता को ड्रॉप किया था। उसने कुछ सेकंड उस झुमके को बड़े ध्यान से निहारा और फिर जैसे ही उसने गाड़ी का गियर बदलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही उसके कानों में कुछ शोर सुनाई दिया। ये शायद किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी। मोहित ने गाड़ी का विंडो डाउन करके उस तरफ ध्यान से देखा तो पता चला वहाँ कोई आदमी घर का रेंट ना देने के लिए किसी पर चिल्ला रहा था। निकलो यहाँ से, बहुत हो गया तुम्हारा, अब बगैर रेंट के एक दिन भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, चलो खाली करो। और इसे तकरीबन 50 साल का आदमी बड़ी बेरहमी से चिल्लाते हुए सामान घर से बाहर फेंके जा रहा था। मोहित ने एक नज़र उस तरफ देखा और फिर वो गाड़ी की विंडो अप करने लगा। अभी विंडो बंद हो ही रही थी कि अचानक से उसे वहाँ अर्पिता खड़ी दिख गई। मोहित वहाँ पर अर्पिता को देखकर दंग रह गया। हड़बड़ी में उसने फिर से गाड़ी की विंडो को नीचे किया और बड़े ध्यान से वो उस तरफ देखने लगा। अब उसे कन्फर्म हो गया था कि वह शख्स जिसके ऊपर चिल्ला रहा था वह कोई और नहीं बल्कि अर्पिता ही थी। उसे देखकर मोहित कहने लगा, कैसी लड़की है यह, जब भी इसे देखता हूँ यह मुसीबत में ही फंसी हुई रहती है। मोहित अपनी गाड़ी को पीछे ले गया और उस मकान मालिक को जाकर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? एक लड़की को आप इस तरह से घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो। उसने अर्पिता से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? अर्पिता ने कहा, मेरे पास कोई काम नहीं है जिससे मैं अपना किराया दे सकूं, ना ही कोई मेरा इस दुनिया में है जो मेरी मदद कर सके। इतना कहकर अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। अर्पिता बार बार मकान मालिक के सामने गिड़गिड़ा रही थी लेकिन मकान मालिक को उसके ऊपर दया नहीं आई और उसने उसका बाकी का सामान भी घर से बाहर फेंक दिया। मोहित को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अर्पिता का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठा दिया और उसका सामान भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख लिया और अपने घर के लिए चल पड़ा। अर्पिता कहने लगी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मोहित ने कहा, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। यह सुनकर अर्पिता हैरान हो गई क्योंकि वह मोहित को इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। उसने सिर्फ एक बार मोहित को देखा था। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। थोड़ी देर बाद गाड़ी मोहित के घर के सामने जाकर रुकी। मोहित ने अर्पिता को गाड़ी से उतरने के लिए कहा, उतरो अर्पिता, हमारा घर आ गया है, अब से तुम यहीं रहोगी। अर्पिता चुपचाप गाड़ी से उतर गई और उसे घर की तरफ देखने लगी। उसके बाद मोहित भी गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चला गया। उसे देखते ही मोहन अंकल कहने लगे, बेटा यह कौन है? मोहित ने मोहन अंकल को साफ साफ सब कुछ बता दिया और कहा कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मकान मालिक ने इसे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ आ गया हूँ। अंकल, मैं कुछ गलत तो नहीं किया है? नहीं बेटा, मोहन अंकल कहने लगे, यह तुमने बहुत अच्छा किया। उनकी बातों को सुनकर अर्पिता हैरान हो रही थी।
किसी अजनबी के साथ इतनी सहानुभूति दिखाना उनकी समझ से परे था। मोहित अंकल को कहने लगा, अंकल इसे इसका कमरा दिखा दो, अब से यह यहीं रहेगी। लेकिन बेटा यह तो बताओ कि तुम तो राधिका से मिलने गए थे, क्या बातें हुई? अंकल मैं राधिका से शादी नहीं कर सकता, वह बड़ी ही बदतमीज लड़की है, वह सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती है। मुझे पता नहीं क्या कुछ बोल रही थी, इसलिए मैं वहाँ से उठकर आ गया। मुझे उसकी जैसी मुसीबत अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और अंकल एक बात बताओ, क्या कोई और लड़की है? नहीं बेटा, अभी तो कोई नहीं है। ठीक है, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, सुबह मिलते हैं। इतना कहकर मोहित अपने कमरे में चला गया। अर्पिता भी अपने कमरे में चली गई। उनकी बातें अर्पिता के दिमाग में घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसी बातें कर रहे हैं और किसी लड़की से शादी की बातें कर रहे हैं। सारी रात अर्पिता के दिमाग में ये सभी बातें घूमती रही। सुबह हुई तो अर्पिता ने आज अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बनाया था। आज का नाश्ता कुछ अलग ही था, पूरा घर खुशबू से महक रहा था। नाश्ता करते हुए मोहन अंकल कहने लगे, क्या स्वादिष्ट नाश्ता बना है। क्यों बेटा मोहित, तुम्हें नाश्ता कैसा लगा? हाँ अंकल, आज का नाश्ता तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। आज किसने बनाया है? आज यह नाश्ता अर्पिता बिटिया ने बनाया है। यह सुनकर मोहित हैरान हो गया और अर्पिता की तरफ देखने लगा। ये सभी बातें चल ही रही थी कि अर्पिता कहने लगी, मुझे आप सभी से एक बात करनी है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप सभी लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? मैं जानना चाहती हूँ। तो मोहन अंकल ने उसे सारी बात साफ साफ बता दी कि उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मोहित को किसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी, वरना उसकी पुश्तैनी संपत्ति उसके हाथ से निकल जाएगी। उसके दादाजी ने उसे साफ साफ कहा है, अगर वह जल्दी से जल्दी शादी नहीं करेगा तो वह उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने भाई के बेटे भानु के नाम कर देंगे। उसके लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया गया है, लेकिन मोहित किसी भी ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए हम सभी बहुत परेशान हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अंकल अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? मुझे गलत मत समझना। नहीं नहीं बेटी, बोलो क्या कहना चाहती हो। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। इनकी वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। इन्होंने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी इनकी मदद करना चाहती हूँ। अगर मोहित जी को सही लगे तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अर्पिता की यह बात सुनकर मोहित उसकी तरफ बड़ी ही हैरानी से देखने लगा, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो अर्पिता ने उसकी मदद करने के लिए लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मोहित भी अर्पिता को पसंद करने लगा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे हाँ कर दी और शादी करने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने अपने मोहन अंकल से कहा, अंकल इस बारे में आपकी क्या राय है? मोहन अंकल बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी अर्पिता जैसी लड़की से हो रही है। अर्पिता एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी, अपने से बड़ों की इज्जत करना बखूबी आता था और अपने घर परिवार को चलाने वाली लड़की थी। इसलिए मोहन जी ने तो फट से हाँ कर दी। इस रिश्ते से सभी लोग खुश थे। मोहन जी ने जल्दी जल्दी से शादी का समय तय करके उन दोनों की शादी करवा दी। शादी होने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी, उनका नाम, सभी कुछ नीलाम होने से बच गया था। शादी की यह खबर मोहित के दादाजी तक भी भेज दी गई। अर्पिता से शादी करके मोहित खुश था, क्योंकि वह अर्पिता जैसी लड़की ही अपनी ज़िंदगी में चाहता था, ना कि पैसे की भूखी लड़की जो सिर्फ पैसे के लिए ही उससे शादी करने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अर्पिता ने बिना किसी लालच के और बिना किसी संकोच के शादी के लिए हाँ कर दी थी। धीरे धीरे उनकी यह समझौते की शादी उनकी असली शादी में बदल गई। दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। अर्पिता अपने घर परिवार से बहुत प्यार करती थी।
मोहित को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, उसकी छोटी छोटी खुशियों की परवाह करती थी और अपने घर परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। इस तरह मोहित और अर्पिता की शादी समझौते की शादी जरूर थी, लेकिन शायद किस्मत को ऐसा ही मंजूर था। दोनों का साथ लिखा हुआ था, जो धीरे धीरे प्यार में बदलता चला गया। शादी करने से उनकी प्रॉपर्टी, उनकी इज्जत और उनका नाम सब कुछ सही सलामत रहा। अर्पिता ने अपने एहसान का बदला ऐसे चुकाया कि उसकी ज़िंदगी तो सुधर ही गई, साथ में मोहित को भी एक बहुत ही अच्छा हमसफ़र मिल गया था। दोनों शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।